हेलो फ्रेंड्स। कल जो हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे थे उसमें आगे हम आज पढ़ेंगे इनर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। इनर स्ट्रक्चर अर्थ का कैसा होता है, ठीक है। इसके बारे में हम जानने के लिए आज ये टॉपिक पढ़ेंगे। इनर स्ट्रक्चर जैसे ये देखिए, अगर हम देखें तो धरती हमारी अंदर से ऐसी है, ऊपर से जैसे दिखाई देती है वैसी नहीं है, ठीक है। तो इसके बारे में आगे पढ़ने के लिए हम ये देखते हैं कि जो अर्थ का सरफेस है वो बेसिकली तीन, अर्थ का इनर सरफेस है वो बेसिकली तीन लेयर से मिलकर बना है, जिसमें क्रस्ट, मेंटल और कोर है। ये क्रस्ट, मेंटल और कोर बने कैसे होंगे? शुरुआत में जब वोल्केनिक इरप्शन हुआ होगा तो वोल्केनिक इरप्शन होने से मैग्मा जो ऊपर लावा जो ऊपर आया होगा वो धीरे-धीरे ठंडा हुआ होगा। ठंडा होने के कारण जो ऊपर की लेयर बनी वो क्रस्ट बनी। क्रस्ट और जो नीचे उसके नीचे की लेयर बनी मेंटल, और उसके सबसे नीचे बना कोर। कोर इसके आगे इसके आगे जानने के लिए हम ये देखते हैं कि क्रस्ट, मेंटल और कोर में अलग-अलग, जो क्रस्ट हमारी है वो 34 किलोमीटर तक क्रस्ट का फैलाव है, 2900 किलोमीटर तक मेंटल का फैलाव है और 6371 किलोमीटर तक हमारा कोर विकसित है। अब क्रस्ट में हम ये देखते हैं कि क्रस्ट में सबसे ज़्यादा जो कौन-सा तत्व पाया जाता है? क्रस्ट में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, जो कि 46% है, जबकि ओवरऑल अर्थ में फेरस है, 35%। क्रस्ट में इसके अलावा ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन है, एल्युमीनियम है और फिर लोहा है, और जबकि ओवरऑल अर्थ में लोहा है, फिर ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन है, फिर मैग्नीशियम, फिर आगे ऐसे ही बढ़ते हुए कई सारे वो है। क्रस्ट जैसे कि हमने बताया कि जो है वोल्केनिक इरप्शन, वो वोल्केनिक इरप्शन क्यों हुआ? क्योंकि धरती जो जैसे हमें दिखाई देती है वैसे ही अंदर से नहीं है। जैसा कि अभी हमने देखा कि अंदर से अभी भी वो बहुत गर्म है और लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में होने के कारण उसमें कई सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो उनसे हीट जनरेट होती है। हीट जनरेट होने से एनर्जी रिलीज होती है, जो जिससे कन्वेक्शनल करंट फॉर्म होती है। कन्वेक्शनल करंट ये देखिए आप कैसे फॉर्म होती है। कन्वेक्शनल करंट कन्वेक्शनल करंट ऐसे फॉर्म होती है। कन्वेक्शनल करंट फॉर्म होने से प्रेशर जनरेट होता है। प्रेशर जनरेट होने से क्या होता है कि वोल्केनिक इरप्शन होता है। वोल्केनिक इरप्शन होने से लावा जो होता है वो बाहर आता है। लावा बाहर आने के बाद कूल होता है। कूल होने से क्रस्ट का निर्माण होता है। इस तरह से हमारी जो धरती की सबसे ऊपरी लेयर है क्रस्ट ऐसे बनती है। और ये देखते हैं कि क्रस्ट जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, जबकि जो मेंटल है सेमी सॉलिड फॉर्म में है। सेमी सॉलिड फॉर्म में क्यों है? क्योंकि ऊपर से जब क्रस्ट बनी तो ऊपर से प्रेशर रिलीज़ हुआ, लेकिन जो नीचे टेम्परेचर इतना इंक्रीज़ हो रहा है, उस टेम्परेचर इंक्रीज़ के कारण नीचे से भी प्रेशर जनरेट होता है। तो ऊपर और नीचे दोनों जगह से प्रेशर जनरेट होने के कारण जो ये पार्ट मेंटल वाला पार्ट है, वो सेमी सॉलिड फॉर्म में रहता है। और जो साथ ही मेंटल और अगर क्रस्ट और मेंटल के बीच में एक छोटी-सी लेयर है, जो अपर मेंटल का पार्ट है, अपर मेंटल के पार्ट को क्योंकि सॉलिड और सेमी सॉलिड के बीच में डिफरेंस है, और इसके अलावा इसमें जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे क्रस्ट में सियाल पाया जाता है, मीन्स सिलिकॉन और एल्युमिनियम, जबकि मेंटल में पाया जाता है सीमा यानी सिलिकॉन और मैग्नीशियम। इन दोनों एलिमेंट्स के डिफरेंसेस की वजह से और इनके दोनों के मैटर के फॉर्म, फिजिकल फॉर्म के डिफरेंसेस की वजह से एक यहाँ पे एक नई लेयर जनरेट होती है, जिसको हम लोग इंग्लिश में एस्थेनोस्फीयर या हिंदी में दुर्बलता मंडल कहते हैं। अब दुर्बलता मंडल या एस्थेनोस्फीयर हम ये देखते हैं, कई बार क्वेश्चन गया हुआ कि एस्थेनोस्फीयर किसका पार्ट है? एस्थेनोस्फीयर बेसिकली पार्ट ऑफ अपर मेंटल है, जबकि लिथोस्फीयर क्रस्ट और अपर मेंटल दोनों मिला के बनता है। अब आगे देखते हैं कि तो 100 से लेकर 700 सेंटीमीटर तक, 700 किलोमीटर तक ये कौन-सा अपर मेंटल है, या इसी को एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं। तो और इसके अलावा हम ये देखते हैं कि क्रस्ट जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, जो मेंटल है वो सेमी सॉलिड फॉर्म में है। लेकिन जो कोर है, कोर के भी 2 पार्ट्स में अगर हम डिवाइड करें, जो अपर कोर तथा इनर कोर। अपर कोर जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, जबकि इनर कोर जो है वो लिक्विड फॉर्म में है। अपर कोर सॉलिड में क्यों है? क्योंकि इनर कोर लिक्विड में है, तो उस हिसाब से ऊपर से भी प्रेशर जनरेट हो रहा है, नीचे से भी प्रेशर जनरेट हो रहा है। तो इसको सॉलिड में नहीं, इसको भी लिक्विड में होना चाहिए, बट ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, और ड्यू टू चेंज ऑफ मिनरल्स के चेंज होने के कारण ये जो होता है, आउटर कोर जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, जबकि इनर कोर जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। और इन दोनों जैसे जो अ लोअर मेंटल था उसको हम मेसोस्फियर कहते हैं, और जो कोर वाला पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेरिस्फीयर, ठीक है? और इस तरह से हमने ये देखा कि इस तरह से हमने देखा जो क्रस्ट है वो सॉलिड फॉर्म में है, और इसमें कौन-सा एलिमेंट पाया जाता है? सीमा मतलब सियाल मतलब सिलिकॉन और एल्युमिनियम, जबकि जो मेंटल में क्या पाया जाता है? सीमा, और ये सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है, ये 100 से 700 किलोमीटर तक होता है। और उसके बाद फिर जो आउटर कोर है वो लिक्विड फॉर्म में होता है 2900 किलोमीटर तक, 2900 से 5100, लगभग 5100 किलोमीटर तक, और जो इनर कोर होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। और इसमें कौन-सा एलिमेंट पाया जाता है? यानी निकेल और फेरस। अब ये हमने ये देखा कि जब ये सियाल, सीमा और निफे, ये तीनों इसी फॉर्म में डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में क्यों है? जब धरती, हमने जैसे कल देखा था कि जब बिग बैंग
हुआ था उस टाइम पे जब धरती में एक्सप्लोजन हुआ, एक्सप्लोजन के बाद जब कूलिंग हो रही थी तो कुछ जो डिफरेंस हो रहे थे पदार्थों में, कुछ जल्दी ठंडे हो रहे थे, कुछ देर से ठंडे हो रहे थे, प्लस जो कुछ भारी पदार्थ थे और कुछ हल्के पदार्थ थे। जो हल्के पदार्थ थे वो तो ऊपर के लेयर में रह गए और जो भारी पदार्थ थे वो धरती के कोर में चले गए। इसीलिए हमारे कोर में निकेल और आयरन है, जबकि जो हल्के पदार्थ थे सियाल तथा सीमा यानी सिलिकॉन और मैग्नीशियम और एल्यूमीनियम ऊपर-ऊपर की ऊपरी परतों में रह गए। अब आगे देखते हैं कि इसी फॉर्म में है, धरती इसी फॉर्म में इसका पता कैसे लगाया गया होगा? इसके इसके पता लगाने के लिए इसके कई साक्ष्य थे, जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कई साक्ष्य थे। जैसे डायरेक्ट साक्ष्य में हम उल्कापिंड का अध्ययन, इनडायरेक्ट साक्ष्य में हम उल्कापिंड का अध्ययन कर लेते हैं, अर्थक्वेक का अध्ययन कर लेते हैं और डायरेक्ट साक्ष्य में या तो हमने ड्रिलिंग की हुई होगी या वोल्केनिक इरप्शन हुआ होगा, इनसे हमें ये पता लगता है कि धरती इसी फॉर्म में है। तो इसी क्रम में हम आगे देखते हैं अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या होता है बेसिकली? अर्थक्वेक आता क्यों है? अर्थक्वेक मतलब भूकंप आता क्यों है? जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो वोल्केनिक इरप्शन से जो एनर्जी रिलीज़ होती है, एनर्जी रिलीज़ होने से जो कन्वेक्शनल करंट जो भी हमने देखा था, कन्वेक्शनल करंट फॉर्म होती है। कन्वेक्शनल करंट जो होती है वो धरती के क्रस्ट के आसपास प्रेशर जनरेट करती हैं। प्रेशर जनरेट करने से क्या होता है उस धरती के क्रस्ट में या लिथोस्फीयर वाले पार्ट में, बेसिकली लिथोस्फीयर, केवल क्रस्ट नहीं होगा, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर में अपर मेंटल और क्रस्ट दोनों आ जाता है। तो इसमें कंपन होता है। कंपन होने के कारण अर्थक्वेक फॉर्म होता है। अब कंपन अब हम ये देखते हैं कि जिस पॉइंट पे सबसे पहले कंपन हुआ होगा या फिर जहाँ से भूकंप शुरू होता है, उसको क्या बोलते हैं? फोकस या हाइपोसेंटर या अवकेंद्र। अब इससे इससे जो वेव्स होती हैं वो देखिए यहाँ पे जैसे ए, बी, सी, डी 3 ई ये 3-4 पॉइंट्स हैं। ये सब स स हर जगह ये वेव्स गई होंगी, लेकिन जहाँ पे सबसे पहले जाती हैं ऑब्वियसली जो परपेंडिकुलर होगा, वो सबसे कम दूरी पर होगा, जो सबसे कम दूरी पर होगा वहाँ पे सबसे पहले और सबसे ज़्यादा एनर्जी पहुँची होगी। तो उस पार्ट में कंपन सबसे ज़्यादा महसूस हुआ होगा और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? एपिसेंटर। यानी जहाँ पे सबसे पहले भूकंप की तरंगें महसूस हों, उनको बोलते हैं एपिसेंटर। अब एपिसेंटर और फोकस के अलावा हम ये देखते हैं कि ये वेव्स कितनी तरह की होती हैं। जो वेव्स होती हैं, सिस्मिक वेव्स हैं या भूकंपीय तरंगें, वो 2 तरह की होती हैं, बॉडी वेव और एक सरफेस वेव। बॉडी वेव में वो जो होती हैं, जो अर्थ के इंटीरियर फोकस पे उत्पन्न होती हैं और सरफेस वेव जो होती हैं, जो क्रस्ट पे आती हैं। तो बॉडी वेव्स में 2 वेव्स होती हैं, एक पी वेव और एक एस वेव। पी वेव को प्राथमिक तरंगें बोलते हैं और एस वेव को सेकेंडरी तरंगें बोलते हैं। सरफेस वेव जो एल तरंगें होती हैं, इनको लव तरंगें भी कहते हैं, जिनकी खोज इन वेव्स की खोज जो लव नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने की थी। उन्हीं के नाम पर इनका नाम एल वेव्स या लव वेव। यही जो लव वेव्स होती हैं, वही हमें सरफेस पे एक्चुअल में महसूस होती हैं और ये सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं। बात करते हैं पी वेव्स के बारे में। पी वेव्स जो होते हैं, वो कैसी होती हैं? लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स वो वेव्स होती हैं लाइक साउंड वेव जो माध्यम जिनको चलने के लिए, मूव करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम की आवश्यकता और ये कैसे फॉर्म होती है? कंप्रेशन और एक्सपेंशन यानी संपीड़न और फैलाव। दोनों इनके लिए चाहिए होता है। तो इस केस में क्या होता है? जब ये किसी सरफेस पे चलती हैं तो इनको मीडियम चाहिए होता है, तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि सॉलिड में सबसे तेज़ चलती है, क्योंकि सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास-पास होते हैं, पास-पास होने से इनको मीडियम जल्दी-जल्दी मिलता जाता है, तो सबसे तेज़ चलती हैं। कंपैरेटिवली लिक्विड और गैस में ये धीरे चलती हैं। एस वेव जो होती हैं, ये एपिसेंटर पे पी वेव के बाद पहुँचती हैं और ये कंपैरेटिवली स्लो होती हैं, ये केवल सॉलिड में चल सकती हैं, ऑब्वियसली केवल सॉलिड में चल सकती हैं, तो अगर गैस और लिक्विड वाला फॉर्म होगा तो इसमें नहीं चल पाएँगी और ये ट्रांसवर्स वेव होती हैं, मतलब ये इनके कण जो होते हैं एक-दूसरे के समकोण पर चलते रहते हैं, इसीलिए जिस उसमें मतलब वेव जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं। ये सरफेस के पास जनरेट होती हैं, जिनमें भ्रंश, दरार सारी चीज़ें होती हैं ना, इन्हीं वेव्स के कारण होती हैं। अब ये देखते हैं कि जो वेव्स होती हैं, वो क्या डेंसिटी और अभी हमने जैसे देखा कि कुछ वेव सॉलिड में चल पाती हैं, कुछ वेव सॉलिड में नहीं चल पाती हैं, जैसे कि जो एस वेव होती हैं वो सॉलिड में तो चल लेती हैं, लेकिन गैस और लिक्विड में नहीं चल पाती हैं। तो इससे ये हम ये पता लगाते हैं कि जो तरंगों का वेग होता है, वो डेंसिटी पर भी निर्भर करता है, यानी घनत्व पर भी निर्भर करता है। अगर घनत्व ज़्यादा रहेगा तो तरंगों का जो वेग है, वो ज़्यादा होगा और इसीलिए जब माध्यम चेंज होता है यानी डेंसिटी चेंज होती है यानी घनत्व चेंज होता है तो इनका पाथ जो होता है वो चेंज हो जाता है। इस तरह से हमने ये देखा कि अर्थक्वेक क्या होता है। इसके अलावा भी जैसे मैंने समझाया था कि जो धरती की संरचना ऐसी ही है, इसके लिए हम 2 सोर्सेज़ को देख सकते हैं जैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट सोर्सेज़ में कौन-कौन से आते हैं? वोल्केनो और एक हम ड्रिलिंग कर लेते हैं। दूसरा सोर्स जो इनडायरेक्ट होता है वो ग्रेविटी से। ग्रेविटी से कैसे अंदाज़ा लगता है कि अर्थ की संरचना ऐसी ही है कि नहीं? जो ग्रेविटी होती है वो कम होती है और पोल पे ज़्यादा होती है और इक्वेटर पे कम होती है। क्यों? इससे ये पता लगता है कि इसका क्यों? क्योंकि ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन रेडियस रेडियस और टू द सेंटर टू पोल और इक्वेटर। ठीक? तो यानी रेडियस चेंज होता है यानी इसमें मीडियम भी चेंज होता रहा होगा। मीडियम चेंज होने से क्या होता है कि इसकी ग्रेविटी दोनों पोल और इक्वेटर पे डिफरेंट आती है। तो इस तरह से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जो अर्थ का इनर सरफेस है वो एक सेम मीडियम का नहीं है। तो फिर आगे हम ये देखते हैं कि सॉलिड में जितनी सिस्मिक वेव की स्पीड होगी, वो मीडियम होगी, यानी डिपेंड करता है मीडियम पे।
कि जितनी सॉलिड में सिस्मिक जैसे पी वेव है वो सॉलिड और लिक्विड और गैस तीनों में चल सकती है, तो उसकी स्पीड भी उस पे डिपेंड करेगी सॉलिड में तेज़ चलेगी लिक्विड में। और भूकंपीय तरंगों का पाथ भी चेंज जैसे अभी हमने देखा ही पी वेव्स अभी मैंने बताया कि सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में चल सकती है। एस वेव जो होती हैं वो केवल सॉलिड में चल सकती हैं। अब आगे आता है शैडो ज़ोन। शैडो ज़ोन क्या होता है कि वो ज़ोन जो हम जहाँ पे सिस्मिक वेव्स बनती हैं या नहीं बनती हैं। और तो इस